हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्लास 11th भी निकल जाता है क्योंकि 11th भी मैंने ही आपको पढ़ा है। ठीक है, हमारे बीच का रिलेशन है, हम समझ लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए, इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ही, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिससे आपके जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आए हैं। मतलब 2014 का तो मुझे एक क्वेश्चन याद है, अभी भी दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने शीट्स की बात की है। किसकी बात की है? प्लेन थिन शीट्स और प्लेन थिक शीट्स की बात की है, जो कि इनफिनाइटली लॉन्ग थी, है ना। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमने उससे जो रिलेशन निकाले हैं वो कहां तक मतलब उससे जो रिलेशन आया है वो रिलेशन आर पे कब तक डिपेंड करता है, एक्स पे कब तक डिपेंड करता है, और एक्स की किस वैल्यू पर जाकर वो कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ भी मैंने आपको बनवा दिया है, सब कुछ एकदम A to Z आपको पढ़ा दिया है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है सारे के सारे कंसेप्ट हम क्या कर देंगे? अपने झोंक देंगे। तो आप तैयार हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए? हाँ सर, बिल्कुल स्टार्ट। हम बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से आ गए आपके लेक्चर को देखने के लिए और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप पानी की बोतल, अपना दिमाग और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और फटाफट क्या करिए? डेरिवेशन करिए, रिलेशंस को याद करिए। और देखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आपके दिमाग में देखिए डाउट आता होगा ना कि यार हमने सर इतने डेरिवेशन कर लिए, इतने रिलेशन निकाल लिया, लेकिन इन रिलेशंस को हम लगाएंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि एनसीईआरटी लेवल के भी होंगे और कुछ हो सकता है अच्छे लेवल के भी हो, तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि सर यार ये क्वेश्चन आपने इससे क्यों करा दिए। बिल्कुल सीखो यार, दिमाग थोड़ा सा डेवलप करो, क्योंकि आपको नीट की भी प्रिपरेशन करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े हो ना, तो आपकी सारी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स कराएगा, नीट भी प्रिपेयर करवाएगा, जेईई भी प्रिपेयर कराएगा। बस आप पढ़ते रहो हमारे साथ, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस का अलग वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पर मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है उसका एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा कि अच्छा ये रिलेशन का जो डेरिवेशन मैंने देखा था इसका यूज इस तरीके से क्वेश्चन में होता है, ठीक है ना। ओके सर, डरने की बात नहीं है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। चलिए, तो फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो लेकिन हो सकता है आप अभी भूल गए होंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार जो स्फीयर होगा, है ना, स्फीयर देखो कितने टाइप का हो सकता है। स्फीयर या तो सॉलिड हो सकता है स्फीयर या तो सॉलिड स्फीयर होगा, या तो क्या होगा भाई? हॉलो स्फीयर होगा। स्फीयर क्या होगा? या तो सॉलिड स्फीयर होगा या तो हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर में भी क्या होगा? सॉलिड स्फीयर में भी या तो वो होगा कंडक्टिंग, या तो वो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, या तो वो कंडक्टिंग, या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, या तो वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? शायद जिनने मेरे लेक्चर्स देखे उनको समझ में आ जाए कि यार सर ये आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने आपको सिलेंडर में भी बताया था। जब हम सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ये बादल बना के नहीं बताई थी, मुंह से बताई थी, लेकिन बताई थी, ठीक है ना। तो सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। चलिए, वेरी गुड। सिमिलरली हॉलो की जब आप बात करोगे, हॉलो स्फीयर की जब आप बात करोगे, तो हॉलो स्फीयर में भी क्या हो सकता है? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो सकता है, या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, नहीं तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। मेरी बात समझे? हाँ सर, समझ गए। लेकिन आप ये सब बता क्यों रहे हो? अभी जैसे ही मैं आपको ये बात बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन करना पड़ेगा। किसके लिए? हो सकता है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े, हो सकता है हमें एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पड़े, हो सकता है हमें कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े, और हो सकता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े। अब आप ये सोचिए, इसमें भी क्या, इनमें क्या केसेस बनेंगे? हो सकता है इनसाइड की आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालोगे, स्फीयर के आउटसाइड की अलग निकालोगे, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे।
लेकिन सच बात तो ये है, जो तू टिकटॉक चलती है, अरे नहीं नहीं, बात ये है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने वाले हैं उसमें कोई 3 केस ऐसे होंगे जिनके फॉर्मूले सेम होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, सॉलिड या सॉलिड स्फीयर के लिए या हॉलो स्फीयर के लिए, ये जो 1 2 3 4 केसेस मैंने आपको दिए हैं, इनमें से कोई 3 केसेस ऐसे होंगे जिनमें वही सेम रिजल्ट काम आ जाएगा जो हम निकालेंगे। एक कोई ऐसा केस होगा जिसमें काम नहीं आएगा। अगर आपने मुझसे पढ़ा है सिलेंडर वाला केस तो आप समझ गए होंगे कि इन चारों में से किसके लिए हमें अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका दिमाग पकड़ रहा है। नहीं भी पकड़ रहा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। देखो ये वाले जो 3 केस हैं, ये जो 3 केस हैं, इस 3 के लिए हमको एक ही डेरिवेशन करना है। इन तीनों केसेस के लिए हमको सिंगल डेरिवेशन करना है। एक सिंगल डेरिवेशन से हमारे तीनों केस उड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको सिंगल डेरिवेशन बोलूं या मैं बोलूं सिंगल एक्सप्रेशन, है ना, सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल डेरिवेशन से हमारे ये 3 केस क्या कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इस केस को अलग से डील करना पड़ेगा, इस केस को अलग से डील करना पड़ेगा, इस केस को अलग डेरिवेशन, अलग डेरिवेशन। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है क्या कमेंट बॉक्स में? क्या मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है क्या? अगर आप कभी कोई रीजन बताया करो ना तो टाइम बता दिया करो कि सर आपने देखो इस टाइम पे पूछा था और मैंने कमेंट इस टाइम पर कर दिया है, क्योंकि देखो आगे जाके मैं खुद आपको आंसर बता दूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप कमेंट कर रहे हो, है ना, आप देख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें अलग डेरिवेशन करना पड़ेगा। इन तीनों के लिए क्या होगा भाई, हमारा डेरिवेशन सेम होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्या वो रीजन है? वो रीजन ये है कि जब आप कंडक्टिंग सरफेसेस की बात करते हो, जब आप कंडक्टिंग सरफेसेस की बात करते हो तो कंडक्टिंग सरफेसेस में आप जब भी चार्ज छोड़ते हो तो चार्ज हमेशा भागकर कहां आता है, सरफेस पर आता है। ये बात बता चुका हूं कि नहीं मैं आपको? सर बता तो चुके हो लेकिन आपने लिखवाया नहीं था। अरे 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 अरे, मैंने आपको ये नोट पॉइंट पहले भी बताया है, शायद मुंह से बताया होगा लेकिन लिखवाया नहीं होगा, हो सकता है। इन कंडक्टिंग सरफेसेस, इन कंडक्टिंग surfaces charge always rush to the surface, है ना, हमेशा सरफेस की तरफ भागेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इन नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस, charge always spread throughout the volume, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, इनसे 2 केस बन सकते हैं, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का थ्रू आउट द वॉल्यूम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना। या तो ये केस बन सकता है, या तो ये केस बन सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब देखो यहां से जो मेंस और एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, जो जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। ये बेसिकली बोलूं अच्छा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यहां से बनता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को उस लेवल तक टारगेट नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, चिंता मत करो, सब करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, अलग से करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कहां तक, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम। यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हमारा कोई नॉन कंडक्टिंग सरफेस आ जाएगा तो उसमें हम जब चार्ज को छोड़ेंगे तो चार्ज को बोलेंगे भैया तो जो तुम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो ना पूरे वॉल्यूम में वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना, ऐसे मत डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कि कहीं तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है कहीं तुम्हारी वैल्यू कम है। ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर आपके पास कोई स्फीयर है ना, उस स्फीयर में आपने क्या किया, से छेद किया, हथौड़ा मारा, आपने कील ली, हथौड़ा मारा, एक इमेजिनेशन बता रहा हूं, एक स्फीयर लिया, उसमें कील रखी, उसका हथौड़ा मारा और आपने छेद कर दिया, और इस छेद से क्या किया, चार्ज को डाल दिया, कहां डाला, स्फीयर के सेंटर पे डाला, है ना।
तो चार्ज बोलेगा कि मुझे सेंटर पे डाला है, तो मैं सेंटर पे ज्यादा रहूंगा और बाहर आते 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 क्या होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, है ना। ऐसा एक्चुअल में होता है, एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूं, जिससे एडवांस के आपके क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के आपके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना। मैं जो लेक्चर अलग से बनाऊंगा जहां पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, वहां पर आपको मैं केस समझा दूंगा, है ना, अलग से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये भी पढ़ा दो, अब इतना पढ़ा ही रहे हो। तो कई बच्चे नहीं तो कमेंट में आके बोलने लग जाएंगे, अरे सर यार ये क्यों बता दिया, एक्स्ट्रा हमारा दिमाग घूम गया। तो हम इस वीडियो में इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, आगे जाके हम इसको कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपने जब स्फीयर लिया और उसमें कील से ठोक कर एक छेद करके और अंदर जाके आपने जब चार्ज को छोड़ा, तो चार्ज ने बोला कि भाई मैं तो अंदर बैठा हूं, मैं अंदर ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हूं और बाहर आते आते मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वैसे ही अगर आप किसी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर को लाकर टच करा दो, है ना, तो यहां से इसका चार्ज जो जाएगा, जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, उसमें क्या होगा, ये दूसरे वाले स्फीयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बोलेगा कि तुम मुझे सरफेस पर पहले लेकर आए, तो मैं सरफेस पर ज्यादा बैठा रहूंगा और अंदर जाते हुए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस है थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना। ओके सर, समझ में आया, होप आपको आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, इस लेक्चर में आपको ये चीज समझना है, हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, नॉन कंडक्टिंग सर्फेसेस में। और अगर आपका सरफेस कंडक्टिंग हुआ तो आपका चार्ज फटाफट भागेगा किसकी तरफ, सरफेस की तरफ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप करेगा वो चीज। ये कौन बोल गए हैं, ये बड़े दिग्गज लोग बोल गए हैं, ठीक है ना। इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, बड़े दिग्गज बोल गए, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, इस चीज को नोट डाउन करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा हूं फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है भैया, कंडक्टिंग स्फीयर है। और इसके अंदर कौन कौन से केसेस हम देखने वाले हैं, इसके अंदर हम कौन कौन से केसेस देखने वाले हैं। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो आप ये मान लो कि हम कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए भी निकाल रहे हैं, हम कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए भी निकाल रहे हैं। अरे भैया स्फीयर अगर हॉलो है तो उसका चार्ज ऑब्वियस सी बात है बाहर ही आने वाला, अंदर तो कुछ है भी नहीं। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी, ठीक है ना। इन तीनों केसेस के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इन तीनों केसेस के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आपको पता है यार स्फीयर होगा, स्फीयर के आउटसाइड भी आपको जाना पड़ेगा, स्फीयर के इनसाइड भी जाना पड़ेगा, दोनों जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक स्फीयर ले रहे हैं जिसपे हमने क्या किया, कंडक्टिंग स्फीयर था, तो हमने चार्ज को तुरंत कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको किसी डिस्टेंस r पर क्या निकालना है, आउटसाइड निकालना है ना, आपको आउटसाइड निकालना है, तो आपने किसी डिस्टेंस स्मॉल r को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस स्फीयर के कारण, है ना, सॉलिड स्फीयर के कारण। तो हमने अपना एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है ना, ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी यार, है ना, आपको क्या दिखाई थी, एक टेबल दिखाई थी, और मैंने बोला था कि इस टेबल को याद रखना, नहीं तो आपको करते करते आ जाएगा कि कैसा गॉसियन सरफेस बनना है। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। आपको क्या पता करना है, आपको टोटल फ्लक्स पता करना है इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस गॉसियन सरफेस से, क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है ना, हम हवा में बात थोड़ी ना कर रहे हैं। फाई टोटल थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई टोटल थ्रू गॉसियन सरफेस, है ना, मैं इसको जी सरफेस लिख देता हूँ ना, बहुत बड़ा हो जाता है। गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, ई डी ए। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, है ना। यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो मैथ्स कहलाती है, और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो हमारा जुगाड़ है जो गॉसियन भाई साहब हमको बताकर गए हैं। और दोनों ही चीज क्या निकाल रही है, फ्लक्स निकाल रही है, इसलिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है सर। मैंने बोला कि कोई छोटा सा एक एलिमेंट देखो, है ना, गॉसियन सरफेस आपको क्योंकि देखना है, उससे फ्लक्स निकालना है, तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एरिया वेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो अगर इस एलिमेंट का छोटा सा एरिया है डी ए, तो हम बोल सकते हैं कि भैया इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी यहाँ होगा इसी डायरेक्शन में, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। आपने देखा होगा थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री बनती है या तो 90 डिग्री बनती है, मैंने पहले ही बता दिया था जब आप कंडीशन ऑफ, जब मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉसेस लॉ, याद करो मैंने बोला था इन्हीं पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कंडीशन टू अप्लाई गॉस लॉ, कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होनी चाहिए।
है ना, आपका जो थीटा है वो हर जगह सेम होना चाहिए, अगर 0 डिग्री है तो यहाँ हर जगह 0 डिग्री होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, देख लो आप दूसरा एलिमेंट लेकर देख लो, ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ये लो भाई। अब आप तो ये चीज़ तो आपको रट गई होगी, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। बात करें अगर इसके एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ। दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ऐसा आप हर जगह देख सकते हो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लो, है ना। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका? डीए का, है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अरे ऐसे देख लो यार, ये लो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0। अब कोई दिक्कत? कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 को हटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया उसको, तो ये हो गया भैया एरिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई इंटू ए। हाँ कि ना? हाँ सर, ये एरिया किसका है? ये एरिया है हमारे स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का, है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया है। चलिए, और यहाँ पर क्या है? फाई टोटल थ्रू गॉसियन सरफेस। फाई टोटल थ्रू गॉसियन सरफेस। आपको गॉस भाई साहब ने बोला था कि अगर आप कोई चार्ज रखते हो और एक गॉसियन सरफेस बनाते हो तो उस चार्ज से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा उस गॉसियन सरफेस से? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा सर। अब क्यू एनक्लोज कितना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होकर रखा हुआ है? तो जितना चार्ज इस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर है उतना ही तो एनक्लोज है। अरे हाँ कि ना? चार्ज तो भैया यहीं तक है ना। अच्छा, इसका रेडियस आप कैपिटल आर मान लो। चार्ज कहां तक है? चार्ज तो कैपिटल आर तक ही है, स्मॉल आर तक थोड़ी ना है। यहाँ पे कहीं चार्ज नहीं है, देखो यहाँ कहीं चार्ज है? इधर कहीं आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इस पूरे यहाँ पर चार्ज है ही नहीं। चार्ज कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज कैसे निकालोगे सर? क्योंकि यहाँ पर पूरा चार्ज सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको यहाँ यूज लेना पड़ेगा किसका? एक चीज होती है सिग्मा, जो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ कि ना? अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो टोटल चार्ज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना होगा? 1 सिग्मा। अगर 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो टोटल चार्ज कितना होगा? 2 सिग्मा। अगर 3 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो टोटल चार्ज कितना होगा? 3 सिग्मा। तो टोटल अगर एरिया सॉलिड स्फीयर का आप निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा जो एनक्लोज है किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या आप इस सॉलिड स्फीयर का मुझे एरिया बता सकते हो कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने कहा शानदार भाई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल चार्ज बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब ये एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का है। एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का। वो कितना होगा? वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बट कौन सा आर? छोटू वाला आर। कौन सा आर? छोटू वाला आर। तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो 4 पाई काट दिया, 4 पाई काट दिया। और कुछ बच रहा है? नहीं सर, और कुछ नहीं बच रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम किसकी निकाल रहे हैं? आउटसाइड की निकाल रहे हैं। तो आउटसाइड दी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सबके लिए ये फॉर्मूला सही है। ई आउट कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। वाह, बहुत ही बढ़िया, शानदार, एक नंबर। आउटसाइड, ये ई आउटसाइड निकला है आपका। ठीक है, इसको आप क्या करोगे भैया? नोट डाउन करके रखोगे। क्लियर? लिख के रख लूं? बिल्कुल रख लीजिए सर, हमारे काम ही आएगा ये। चलो तो इसको लिख के रख लेता हूं मैं इधर। ई आउट, ई आउट कितना है? सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई? यहां पर आपने क्या चीज पकड़ी? यहां पर सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? स्मॉल आर वेरिएबल है। अरे है कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ओहो ओहो, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि ई आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के। कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? आगे जाके कोई ग्राफ प्लॉट करना है, ये सारी चीजें आपके किसके काम आएगी? किसमें काम आएंगी? ग्राफ प्लॉट करने में काम आएंगी। ठीक है ना? अब क्या हुआ? एक नई चीज आई। नई चीज क्या आई? ये फॉर्मूले तो हम डिराइव करते हुए आ रहे हैं, हमको निकालते बन रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है, अच्छा चल रहा है।
लेकिन अब नए क्वेश्चंस बनने लगे, नए टाइप के क्वेश्चंस बनने लगे, और उन क्वेश्चंस में ये देखा गया कि इस टर्म की जगह क्या आने लग गया, टोटल चार्ज आपको दिखने लग गया, क्यू की वैल्यू दिखने लग गई। क्या दिखने लग गई आपको, क्यू दिखने लग गया। आपको ये फॉर्मूला दिखता ही नहीं था, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं था। वहां पर आपको टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बता देता था, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बता देता कि इतना चार्ज एनक्लोज्ड है इस स्फीयर पर, तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते थे। ना आपके पास सिग्मा की वैल्यू हुआ करती थी, ना बाकी चीज़ों की वैल्यू हुआ करती थी, एप्सिलॉन नॉट की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आई मेरी बात समझ में? तो अब क्या किया जाए, तो हमने अपनी अप्रोच बदली। क्या किया, हमने अपनी अप्रोच बदल ली। कैसे बदली ज़रा समझेंगे। देखो इसको मैं लिखे रहने देता हूँ क्योंकि बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी। आइए, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपनी अप्रोच बदली। इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज गिवन, इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, या मैं बोलूं टोटल चार्ज इज गिवन, इफ टोटल चार्ज इज गिवन ना, और वो कितना है, क्यू है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो चार्ज है आपका, ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपने, स्फीयर पर। ये आपका सॉलिड स्फीयर था और इसमें आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो आप प्लस प्लस साइन बना रहे थे ना अभी तक, एक्चुअल में ये प्लस साइन किसका है, इस क्यू चार्ज का ही है। यही वो क्यू चार्ज है टोटल जो इस स्फीयर के सरफेस पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि कितना टोटल चार्ज है इस स्फीयर पर, तो आप बोलोगे क्यू चार्ज है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अगर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, क्या बना दिया, अब मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना दिया, और मैंने पूछा कि बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो आप बोलोगे कितना है, ये आपका गॉसियन सरफेस है भाई। बताओ मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो आप बोलोगे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज नथिंग बट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज नथिंग बट क्यू। यही तो वो क्यू चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आके एनक्लोज हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, तो मैंने बोला कि अब डेरिवेशन को उठाकर थोड़ा नए तरीके से देखना पड़ेगा, डेरिवेशन उठा के थोड़ा नए तरीके से देखना पड़ेगा। यहां पर हम क्या कर रहे थे, क्यू एनक्लोज हमारे पास था नहीं पहले, तो हम उसको कैसे निकालते थे, हम एरिया को मल्टीप्लाई करते थे डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, चार्ज डेंसिटी से, और निकाल लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये स्टेप नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें क्यू एनक्लोज ही दे दिया गया है। क्यू एनक्लोज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू है। ओके सर, ओके। तो यहां पर डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ेगा देखना, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू ई। यही था कि नहीं था? हाँ सर यही था। ओके, क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू के बराबर है, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू ई। तो यहां से आप ई की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। ये क्या देख लो, ये क्या देख लो सर, ये क्या देख लो, ये है क्या सर, ये तो मैंने पहले भी देखा है, ये तो मैंने पहले भी देखा है भाई। ई आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप इसी को के बोलते थे? क्या इसी को आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन सर हमने तो वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। तो जब भी, यहां कहने का मतलब यह है कि जब भी आप एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, और जब आप बाहर बैठकर उस पॉइंट पर बैठकर देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में बार बार बोल रहा हूं लेकिन आप समझ लेना 3 केस जुड़े हुए हैं इसके, 2 केस और जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो सॉलिड स्फीयर में जो टोटल चार्ज आपने सरफेस में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो एक्चुअली सरफेस पर नहीं, उसके सेंटर पर रखा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? नहीं सर कुछ समझ नहीं आया। अरे मैं ये बोल रहा हूं, ये आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक, इस पे एक्चुअल में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड भैया? सरफेस पे चार्ज आ गया है क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। हाँ सर, लेकिन जब आपसे बोला गया कि सुनो इस स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर, मान लो ये P पॉइंट है, आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पर फील्ड कितनी है, EP की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, आप ये बोलोगे EP की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q अपॉन कितनी डिस्टेंस है भैया? r स्क्वायर, है ना। यहां पर बाहर आके आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो टोटल चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्चुअल में ये कहां है, एक्चुअल में कहां लग रहा है आपको, सॉरी एक्चुअल में कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे, लेकिन आपको लग कहां रहा है? आपको लग रहा है कि सेंटर पर है, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा पा रहे हो।
याद करो ना, पॉइंट चार्ज में क्या करते थे, पॉइंट चार्ज में आप यही फॉर्मूला लगाते थे। अब ये पॉइंट चार्ज तो रहा नहीं, लेकिन आपको ये फील होता है जब आप सॉलिड स्फीयर के बाहर जाकर आप फील्ड निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको पता है कि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको फील हो रहा है, जो आपको लग रहा है, वो ये लग रहा है कि चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर पे लोकेटेड है पूरा का पूरा। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, है ना। चलो तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं क्या, यहीं पर लिखूं, अगले स्लाइड में लिखूंगा तो कोई काम का नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूं। when we find electric field outside of the sphere, it feels that the whole charge is at center of the sphere। मानते हो कि नहीं मानते? अरे बिल्कुल मानते हैं सर। हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले आपसे पढ़ लिया, नहीं तो हम नहीं मानते, क्योंकि आपने वहां चीख चीख के गले से चिल्ला के ये बोला है कि ये जो फॉर्मूला लगेगा KQ/R², ये पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा। अब यही फॉर्मूला देखिए ऐसा आ गया, तो अब तो आप अपनी बात से पलट गए, ये तो आपने गलत बात कर दी। मैं कहा नहीं, बात गलत नहीं की है, बात वही है, बस हमें फील हो रहा है जब हम अपने स्फीयर से दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था सरफेस पे, वो शायद सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मृग तृष्णा, है ना, मुझे मिराज इफेक्ट हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा है नहीं, लेकिन ठीक है, मान लिया हमने, आ गया है क्योंकि रिलेशन हमारे सामने। चलिए भाई, तो हमने ई आउट निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर लिख कर रख दिया है, ठीक है ना, ई आउट लिख कर रख दिया है आपके लिए। आप इसको प्लीज नोट डाउन करो, बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई है, बहुत ज्यादा काम की चीज, ये सब कुछ बहुत काम का है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? हाँ सर नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, क्लियर कर दो सर, बहुत बढ़िया, इसे तो क्लियर करना ही पड़ेगा। चलो अब आप बारी आती है कि आउटसाइड तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब जरा इनसाइड भी तो कैलकुलेट करो, स्फीयर के अंदर कितनी फील्ड आ रही है, स्फीयर के अंदर कितनी फील्ड आ रही है। यहां पर मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि स्फीयर ही नहीं है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ही नहीं है, साथ ही साथ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी है, तीनों के लिए हम ये केस डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहां उल्टा होगा यार, यहां उल्टा होगा, यहां हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा और बाहर क्या करना पड़ेगा, अपना एक्चुअल सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको बना देता हूं, इसको मैं कंटिन्यूस बना देता हूं, है ना, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो गया और अंदर वाला हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। चलो आप कंफ्यूज मत हो, ऐसे ही मैं लिख कर बता देता हूं कि इस केस में क्या है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। क्यों सर? अरे यार अभी एक एक चीज बताना पड़ेगा क्या, इतनी देर से तो पढ़ रहे हैं यार। नहीं सर बताओ सर। अरे भाई ये आपका स्फीयर है, ठीक है ना, दिस इज योर स्फीयर। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा, ठीक है ना, चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। तो मैं तो इससे पीछे हट नहीं सकता, मुझे चार्ज सरफेस पर ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां भी बना दो सर। मैंने बोला कि यार बताओ अंदर से यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस दूर, अंदर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर बताओ इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी ड्यू टू दिस स्फीयर। ये पॉइंट आपने कोई ले लिया, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, दिस इज आर गॉसियन सरफेस। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज आर गॉसियन सरफेस, ठीक है सर, ओके। अब गॉसियन सरफेस अंदर चला गया, आपका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वही सेम घिसी पिटी प्रोसेस वापस रिपीट कर देना है। आइए, यहां पर आपने बोला कि ये जो आपका स्फीयर था इसका रेडियस कितना है भाई? कैपिटल R है, ठीक। अब ये स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर मैं छोटा सा dA एलिमेंट लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा बाहर की तरफ, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? बाहर की तरफ। हर जगह ऐसा ही होने वाला है क्या? अरे सर हर जगह ऐसा ही होने वाला है, आप चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और आपके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गया। कोई दिक्कत परेशानी है कोई? नहीं। करना क्या है? करना क्या है? वही टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बता दो कितना है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घंटी बज गई होगी, जीरो ही आना है। क्यों जीरो ही आना है? गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है? अरे गॉसियन सरफेस ये है मेरे भाई, ये देखो ना, गॉसियन सरफेस ये है, इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है? आना जीरो ही है ना। दिमाग चल गया होगा, नहीं चला है तो चलो धीरे धीरे करके चल जाएगा। आओ देखते हैं। देखिए जो फाई है टोटल, आपको जो टोटल फ्लक्स निकालना है वो कहां से निकालना है? गॉसियन सरफेस निकालना है। जी सरफेस लिख देता हूं, है ना, जी सरफेस, जी सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा? वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ईडीए कर दिया। अब आप बताओ यहाँ एंगल कितना है? सर 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है? सर 0 डिग्री। देखो यार मेरे को तो ऐसा लगता है जब मैं पढ़ता था ना, जब मुझे पढ़ाया जाता था, ये सारी चीजें नहीं बताई जाती थी। बोल दिया जाता कि यार ये करा दिया, अब आप दिमाग लगा देना, कर लेना। नहीं बनता था यार, रूह कांप जाती थी। एनसीईआरटी खोलो तो पर क्या बोलते, परखच्चे उड़ जाते थे दिमाग के कि यार एक तो आपने समझा दिया, चलो हम वो वापस रिपीट करके समझ लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें? सिलेंडर बता दिया तो मैं कैसे स्फीयर करूं? मुझे आपने लाइन चार्ज बता दिया तो मैं सिलेंडर कैसे करूं? मुझे आपने प्लेन शीट बता दिया तो फिर मैं सिलेंडर कैसे करूं? नहीं बनता था यार, शर्म आती थी पूछने में, डर लगता था, क्योंकि और ये सही बताऊं किसी को नहीं बनता था। बहुत कम चुनिंदा ऐसे होते थे जो बाहर कोचिंग कर लेते थे। उस टाइम क्या होता था, कोचिंग ऐसे लोग जाया करते थे जिनको बहुत वो होता था, क्या बोलते हैं, पढ़ने में जो कमजोर हुआ करते थे। लोग बताते नहीं थे कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, है ना, छुपा के रखते थे। कि बताते नहीं माँ बाप कि मेरा बच्चा कोचिंग जा रहा है, उनको लगता था कि इससे पता चल जाएगा कि बहुत वीक है। ठीक भी है, ऐसा है जब आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, सब आपको एक जगह पढ़ाया जा रहा है, तो कोचिंग की जरूरत आपको नहीं है। आप उसी टीचर से बार बार पूछो। लेकिन ये चीज़ ना, अवेयरनेस नहीं थी हमें बचपन में। हमें टीचर डरा देता था, चिल्ला देता था, डांट देता था, तो हमको लगता था कि यार डांट दिया है, बेइज्जती नहीं कराएंगे बार बार। पिंकी भी तो उसी क्लास में थी ना। अब पिंकी के बार सामने 5 बार डाउट पूछ लोगे तो पिंकी बोलेगी कि यार कैसा गधा लड़का है। भले ही पिंकी खुद गधी हो, है, लेकिन उसको लड़का स्मार्ट चाहिए, है ना भाई। सबके अपने अपने डिमांड होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं, आपके ऊपर कोई भी लोड नहीं छोड़ रहा हूं। क्या करना है आपको? सिर्फ नोट्स बनाना है भाई, सिर्फ नोट्स बनाना है। नोट्स बोल बोल के बनाना है। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखो कि जब भी आप नोट्स बनाते हो बोल बोल कर बनाओ कि ये क्यों किया मैंने, ये लाइन खींची तो क्यों खींची, मैंने एरिया वेक्टर बनाया तो क्यों बनाया, यहाँ एंगल 0 डिग्री तो क्यों है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो क्यों है। ऐसा बोलो कि ये स्फेरिकल, ये पॉइंट चार्ज था तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगा, ये लाइन चार्ज था तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा। सिमेट्री जरूरी है गॉस लॉ में, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बहुत दिक्कत हो जाती है। सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कई बच्चे आते हैं जो रिलेट नहीं करते, सीधे आके बस पढ़ने लग जाते हैं। जब आपने पिछला लेक्चर इसका देखा ही नहीं है तो आप कैसे इस लेक्चर में समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं? कैसे आप समझोगे कि गॉसियन सरफेस मैंने आपको क्या बताया था, कैसा होता है गॉसियन सरफेस, क्या लेते हैं? देखो बहुत मेहनत लगती है, लोगों के साल निकल जाते हैं, 4-4 साल कॉलेज के निकल जाते हैं, लेकिन वो गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है नहीं समझ पाते। आपने अगर इस चीज को अभी नहीं लिया सीरियसली तो दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर पूछते रहना किसी से। चले यहाँ ना ऑफलाइन कोचिंग देख लेना, कुछ नहीं बताया, इतना कोई आपको डील करके बताएगा ही नहीं, एक एक केस आपको लेकर बताएगा ही नहीं कि भाई गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया जाता है। उठा लेना सिंगेज, उठा लेना एचसी वर्मा, अगर आपको वहां समझा दिया गया कि भाई गॉसियन सरफेस ऐसे लिया गया है, ऑल दो बहुत अच्छा बताया जाएगा, लेकिन भाई बुक से पढ़ के नहीं समझ में आएगा। अगर कोई आपको पर्सनली समझा रहा है तो प्लीज उसकी वैल्यू करो, पढ़ो, रिवाइज करो, सब बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। चलिए क्या बता रहा था, मैं ही भूल गया। चलो इतनी बात का क्या, कभी कभी लगता है ना कि यार हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमको बताना चाहिए कि यार ये सारे केसेस आपको सब कुछ बताया जा रहा है एक एक करके, थोड़ा ध्यान ले लो, है ना। सर पानी पी लो यार, आप इतना बोल दिए ना, हमारे गले में दर्द होने लगा है। एक वो बड़ी अच्छी लाइन है ना, अब मेरे पढ़ाते पढ़ाते अब जैसे मेरे गले में आवाज वो दर्द होने लगा, तो तहजीब साहब की बड़ी अच्छी लाइन है। उन्होंने बोला है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया, और ऐसा नहीं है कि बस मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, और हमारा लड़ना भी प्यार की एक निशानी है जाना, हमारा लड़ना भी प्यार की एक निशानी है जाना, चीखती तुम रही और गला मेरा बैठ गया। वाह 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 सर, क्या बात है। इसी के साथ अब गॉसियन सरफेस आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, हम जानते हैं कि यहाँ एंगल हो गया कितना, 0 डिग्री, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एंगल सेम है। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू EDA cos
0। मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, cos 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो dA का, वही चीज दोबारा घूम के आपके पास आ गई है E इंटू ए। ये एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। एरिया किसका होता है? गॉसियन सरफेस का होता है। यहां पर आप फाई टोटल क्या लिखोगे भैया? Q एनक्लोज्ड जो है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वहां बात आएगी एक और कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। कुछ चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है ना, चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर कहां है चार्ज? चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, अंदर नहीं है चार्ज। तो अगर चार्ज अंदर नहीं है तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू सीधे 0 मारो ना, सीधे 0 मारो। इसको क्या कर दो? 0 लिखो इसको, नो चार्ज इनसाइड एज, आगे लिख देता हूं, नो चार्ज इनसाइड एज द चार्ज इज ऑन, एज द चार्ज इज एट द सरफेस, चार्ज इज एट द सरफेस, चार्ज इज एट द सरफेस। हाँ कि ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये 0 हो गया तो हम आगे की बात ही नहीं कर सकते। तो हम इनसाइड के लिए बोलेंगे कि भैया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। इसको भी आप लिख कर यहाँ रख लो, ये लो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। क्या? इनसाइड, ई इनसाइड कितना आया? 0 आया। ये आपने किसके लिए निकाला है? ये हमने निकाला है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सी से मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों चीजें आपने पता कर ली, मतलब आपने ई आउट पता कर लिया, ई इन पता कर लिया। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा ना ब्रो हमको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो ग्राफ बनाते हैं, आइए। चलिए, ये है हमारी y एक्सेस, ये है हमारी x एक्सेस, ये हमारी x एक्सेस। ठीक है ना? दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। चलिए, ये हो गया आपका क्या? कंडक्टिंग स्फीयर। आ जाओ, ये मैं बनाता हूँ एक स्फीयर, है ना। सर आप ऐसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि बुक्स में ऐसा दिया रहता है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बुक्स में जो दिया है वो कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं दी हुई है, सिंपल सी चीज़ दी है। चलिए, ये क्या है? ये है स्फीयर, है ना, ये है स्फीयर। व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल आर, या मैं इसको बोल देता हूँ आर, है ना। आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना। ये क्या है? आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आप जानते हो ई इनसाइड कितना है? ई इनसाइड कितना है? 0 है सर। ई इनसाइड 0 है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी आपने हमको करवाया था। आप जब तक स्फीयर के अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। क्योंकि चार्ज कोई इनक्लोज्ड ही नहीं था, सारा चार्ज कहाँ पे था? सरफेस पे था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर एकदम से जैसे ही आप सरफेस पर आए, बहुत सारा चार्ज फील हुआ ना, एकदम से बहुत सारा चार्ज फील हुआ, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो r² पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसे बढ़ा? ग्राफ ये गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था? E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होने वाला है? आपकी वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। वैल्यू क्या होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है ना। अगर आपके पास फॉर्मूला है ई आउट का, सिग्मा इंटू कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r², तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो रही है? स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल R हो रही है। तो क्या आप कैपिटल R पुट करना, कैपिटल R² कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल, बड़ी बात। अरे टफ बात है क्या? नहीं सर, कुछ भी टफ बात नहीं है, प्लीज आप। अच्छा, ये पार्ट जो है ये इनसाइड है, ये इनसाइड ऑफ द स्फीयर है, और ये आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है।
आउटसाइड ऑफ द स्फीयर वाला केस। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं और अब बढ़ते हैं अपने बहुत ही बेहतरीन वाले पार्ट में जिसमें हम फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करने वाले हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करने वाले हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं, जो बाकी चीजें हैं वो मिटा देता हूं, है ना। ये चीजें मुझे हटा देनी है, मुझे वो लिख के रखना है, वो हमारे आखिरी में काम आएगा ना भाई, रिवाइज करेंगे तो। चलिए भैया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो चीज़ है ये भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आ जाओ, है ना। याद रखना कि ये जो हमने केस निकाले हैं ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए एकदम वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे ही मैंने ये बात आपको बोली कि यहां पर जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो आपको पता है कि चार्ज विल बी distributed uniformly uniformly in the volume along the, नहीं क्या लिखना चाहिए अंग्रेजी में, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रूआउट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रूआउट द वॉल्यूम। हाँ, थ्रूआउट वॉल्यूम, ये सही लिखा मैंने, थ्रूआउट वॉल्यूम सही है क्या? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो बस आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन एक सांस में ध्वस्त हो जाएगा। तो चलो सर सांस रोको और फटाक से करके बताओ, है ना। वाह यार, तुम लोग तो ना ऐसी बात पकड़ते हो मेरी, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, कहां पर, वॉल्यूम पर, कहां पर, वॉल्यूम पर, तो भाई आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा रो का, जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मानते हो कि नहीं मानते? अरे सर बिल्कुल मानते हैं। चलो काम चालू करें अपना हमेशा की तरह। हाँ सर, चालू करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्फीयर है जो कि सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका रेडियस मैं आपको बोल दे रहा हूं कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या है भाई, कैपिटल आर है ना। मैंने बोला कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर इस पॉइंट पर क्या पता करो, इस पॉइंट पर क्या पता करो, आप क्या पता करना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। तो मैंने बोला यार सुनो, इस पॉइंट पर आप जाओगे और यहाँ पर क्या बना दो, एक गॉसियन सरफेस बना दोगे। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि क्या था, स्फेरिकल था। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। बार बार देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। और ये कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है सर, डन है, पक्की बात है, ओके। मैंने बोला करना क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकाल लो, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकाल लो, है ना। क्योंकि हमको गॉस लॉ अगर लगाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स से आप कैसे निकाल सकते हो कि जो आपका क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है उसमें ये फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स के थ्रू फ्लक्स निकाल दो। दोनों ही सेम आने चाहिए, तो दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, गॉसियन सरफेस पर मैं जाकर कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना दी मैंने पहले। तो सर चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है चार्ज कहाँ है, ये बात बिल्कुल सही है। बिना चार्ज के कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी सर, बिना चार्ज के कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए जा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको आज समझाया था कि यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए वेरी गुड। मैंने बोला कि यार अब यहाँ पर मैं अब ले सकता हूँ एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अब देख सकता हूँ। हाँ सर, मैंने इन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखी उस डायरेक्शन में, ये थी वो, ठीक है ना। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी मैंने लिया, छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर लिया, वो भी सेम डायरेक्शन में था। ये लो भाई डी एरिया वेक्टर, है ना। आप ये कहीं भी एलिमेंट ले लो, यहाँ भी एलिमेंट लोगे, इसका भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होने वाली है ना। और आपके क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर भी आपका सेम डायरेक्शन में होने वाला है, यानी कि जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा, यहाँ भी थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं, हमको पता है यार क्या होने वाला है। इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह बाहर निकल आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो क्या निकल आएगा, ई इंटू ए। और ये क्या है, एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करोगे
टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो हमको गॉस भाई साहब बताते हैं कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से आपका क्या निकल आएगा, फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकल आएगा। लेकिन अब दिक्कत यही फंसेगी कि यहां पर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। ये है आपका गॉसियन सरफेस, ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड मैंने बनाया है ये आपका गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है जितना इसकी वॉल्यूम के अंदर है, जितना इस स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर है। देखो ना, ये पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है आपका चार्ज। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है ना। तो टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो इस स्फीयर का कितना होगा। क्यों सर वॉल्यूम निकालने की क्या जरूरत है? अरे यार ध्यान से देखो ना, जो आपका रो है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 रो होगा। 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो चार्ज होगा वो 2 रो होगा। 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो चार्ज होगा वो 3 रो होगा। आई मेरी बात समझ में? तो अगर टोटल वॉल्यूम V है इस स्फीयर का, तो कितना चार्ज होगा इस पे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है इस स्फीयर का, यही तो एनक्लोज्ड है इसके अंदर। यहाँ तो कहीं चार्ज नहीं है, इधर कहीं चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ इस पर है। तो आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू ए। ए क्या है भैया? ए इज दिस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर, बड़ा आर की छोटा आर, गॉसियन सरफेस तो छोटा आर वाला है ना, तो यहाँ पर छोटे आर का स्क्वायर। दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। पाई से काटा पाई, 4 से काटा 4, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है? नहीं सर और कुछ भी नहीं कट रहा। इस 3 को मैं नीचे लिख देता हूँ। चलिए, तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो वो आउटसाइड की निकाल रहे हो, और वो कितनी आ रही है, वो आ रही है रो इंटू कैपिटल आर का क्यूब, रो इंटू कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। रो कैपिटल आर क्यूब, कल मैंने वो देखा होगा आपने लास्ट लेक्चर, उसमें पाई काटना भूल गया था, है हो जाता है भाई कभी कभी, मुझे याद आ गया था आगे, मैंने बताया अरे ये पाई कहाँ से आ गया, फिर मैंने पाई वहाँ पर काटा था। ठीक है, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको सोन पापड़ी के डब्बे में करो बंद। ये हो गया आपका सोन पापड़ी का डब्बा, है ना। चलो ये हो गया आपका सोन पापड़ी का डब्बा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है कितना, रो आर क्यूब बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है सर, ओके। यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड दी स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर स्क्वायर के। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी अपना रो इंटू आर क्यूब भी कांस्टेंट, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन आर स्क्वायर के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। समझ में आई बात? हाँ सर, तो इसको मैं लिख कर रख लूँ? बिल्कुल लिख लीजिए सर, बिल्कुल लिख लीजिए। चलो, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको, ई आउट इज इक्वल्स टू रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो, आर क्यूब है, आर क्यूब है, आर क्यूब है, आर क्यूब है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब बचता है हमारा ई इन। ई इन निकालो भाई, ई इन कितना आएगा। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो, तो मैंने एक चीज़ की थी, देखो अगर आपको याद हो तो क्या किया था मैंने बोला था कि मान लो अगर ये बोल दिया गया कि जो टोटल चार्ज है जो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है रायते की तरह, वो टोटल चार्ज की वैल्यू है क्यू। बोल तो सकते हैं ना, क्योंकि बोला गया है, क्वेश्चन बने हैं। तो वही सेम चीज, ये जो चीज हमने की थी किसके साथ, अपने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के साथ की थी, वही हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के साथ भी करेंगे। बोलेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम में फैला हुआ है ना चार्ज, वो कितना है, क्यू है। चलो आइए बात करते हैं उसके बारे में। चलो यहीं कर दूं? हाँ सर यहीं कर दीजिए। चलो ये होगा क्या भाई, टोटल चार्ज distributed throughout the volume, distributed throughout the volume is कितना, Q। ये मैंने बोल दिया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन Q के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, तो आप ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, लगा ही नहीं सकते ना। Q कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको सीधे Q वाला फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। बाबा बोलोगे सर यहाँ तो लगेगा ही नहीं, जैसे आपने पहला बता दिया ना, आसान करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कर दिया था, तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया था। यहाँ तो पता नहीं आर क्यूब पता नहीं क्या हो गया सर, यहाँ तो नहीं लग पाएगा। मैं कहा देखते हैं।
तो मैं वापस इस डेरिवेशन के पास गया, मैंने कहा सुनो अब क्यू एनक्लोज्ड के आगे अपन को इस स्टेप पे नहीं जाना है क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू ही आपको दे दी गई है गॉसियन सरफेस के अंदर। अरे यार भाई जो क्यू एनक्लोज्ड था, जो आप पहले निकाल रहे थे ना, जो आप पहले निकाल रहे थे, अब उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो बोल दिया उसने कि वो क्यू है। तो क्या करो, सीधा डेरिवेशन करो आगे, है ना। हमने बोला क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी दे दी है, क्यू दे दी है, सीधे सीधे लिखोगे आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही लिखा था क्या? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई भैया आउटसाइड दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। क्यों होगी हमें परेशानी? मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये भी सही है। अरे ये भी सही है, देखो ना क्या गलत है इसमें, क्या गलत किया मैंने? कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा सर, तो मतलब अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे देता हूँ, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे देता हूँ, ये देखो ये है वो, अरे ये है वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। इसका रेडियस कैपिटल आर है और आपको बोल दिया गया कि सुनो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर क्या बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर थ्रू आउट द वॉल्यूम, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बोलोगे बहुत आसान है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में होना क्योंकि आप, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, फिर वही बात होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर जाते हो, किसी रैंडम डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हो, तो आपको वहां से ऐसा लगता है कि जो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ था एक्चुअली पूरे वॉल्यूम पर नहीं है। आपको फील हो रहा है ऐसा वहां बैठ के कि यार होगा वॉल्यूम पे फैला हुआ, लेकिन मैं यहां से जब बैठकर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ज कहां पर है, सिचुएटेड सेंटर पे, है ना। ऐसा लग रहा है कि चार्ज कहां है, ऐसा लग रहा है, यहां लिख देता हूं सीधे से, ऐसा लगता है तू जो मिला, चलो ऐसा लगता है चार्ज सेंटर पर है, सेंटर पे है, हाँ ऐसा लगता है बस। चलिए तो हमने ये फॉर्मूला फिर से निकाल लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। नोट डाउन करो ना फिर, अगर कोई परेशानी नहीं है तो नोट डाउन कर लो भाई, ये डेरिवेशन नोट डाउन करो, उसके बाद ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कर लिया? हाँ सर कर लिया। चलो देख मैंने कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बचता है इनसाइड, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आ जाओ आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। अब इनसाइड पे हम आते हैं, तो देखिए भाई अब इनसाइड पे मतलब गॉसियन सरफेस आपका अंदर बनेगा, जो आपका स्फीयर है वो बाहर है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो है वो ये है आपका, और ये जो स्फीयर है अंदर की तरफ, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्यों बनाया हमने गॉसियन सरफेस? अरे पता है ना आपको कि हमको एक रैंडम डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके क्या निकालना है, फील्ड निकालनी है इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सर यहाँ कैसे फील्ड आ सकती है? इसलिए क्योंकि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। देखो ना आपको दिखना चाहिए, फील होना चाहिए अब सारी चीज़ें यार, कि कौन गॉसियन सरफेस है और कौन सा आपका एक्चुअल स्फीयर है। ठीक, चलो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। अंदर जो मैंने बनाया है वो गॉसियन सरफेस है। क्यों अंदर क्यों बनाया है? क्योंकि हमें एक रैंडम डिस्टेंस आर पे पूछा था ना, तो वो आर डिस्टेंस जो थी वो कैपिटल आर से कम थी। हाँ ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इनसाइड इसका मतलब यही है कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये है आपका कैपिटल आर, दिस इज योर कैपिटल आर, दिस इज योर स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस। ठीक है, डन, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर वही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, यहां पर एक चीज नहीं आएगी, बस उसका ध्यान रखेंगे। आ जाओ, गॉसियन सरफेस से आप कहिए तो आपको टोटल फ्लक्स कहां से निकालना है भाई? गॉसियन सरफेस से निकालना है। तो फाई टोटल थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू व्हाट? गॉसियन सरफेस आपका ये है ना, तो इसका क्लोज सरफेस का ई डॉट डी कर दो फटाफट, सटासट खटाखट। अब आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, है ना, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बाहर की तरफ, ये है डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यही आपके एरिया वेक्टर की भी
डायरेक्शन है। एंगल कितना बन गया इनके बीच में, 0 डिग्री। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए यार। यहाँ से अगर मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ये वेक्टर, और अगर मैं एरिया वेक्टर देखूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। इनके बीच में फिर से एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। हर जगह गॉसियन सरफेस में, हर जगह गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, एंगल क्या है, सेम है, सिमेट्री है, सब कुछ बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसमें, ये होने वाला है सर इंटीग्रेट होके E इंटू ए। कैसे होने वाला प्लीज मत पूछना मुझसे, E इंटू ए ही होगा। हाँ सर, इसके बारे में क्या ख्याल है सर, ये होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q एनक्लोज्ड है ये कैसे निकलेगा, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। आपको पता है कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको यहाँ पर रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। Q एनक्लोज्ड। अब आप देखिए, अगर ये बोल दिया जाता है कि टोटल चार्ज आपके सॉलिड स्फीयर पर Q है, तो क्या यहां पर भी Q ही होगा क्या, नहीं, यहां तो कुछ कम होगा ना, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कम होगा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अरे मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। आगे जाके समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में एक बीज डाल दिया मैंने। सर मत निकालो सर बीज, हमारे दिमाग में सर कुछ नहीं जाना चाहिए, फालतू की चीजें निकालो। अच्छा चलो छोड़ो, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। हाँ सर, जो प्रोसेस हमेशा से फॉलो करते हैं आप वो तो करवा दो हमें। मैं कहा ठीक है चलो। टोटल वॉल्यूम इसके अंदर कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, ये गॉसियन सरफेस है ना, आपको गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना है, रेडियस है स्मॉल r, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, इनटू रो। ठीक है ना, टोटल चार्ज आ गया भैया कि कितना चार्ज इंक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू, ये एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का एरिया है, कितना होगा 4 पाई, गॉसियन सरफेस स्मॉल r पे है तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई क्यूब कटा, स्क्वायर कट गया, क्या बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितना आएगा, रो इंटू स्मॉल r अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, ये आ गया आपकी सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला रो इंटू r अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या देखा इसमें आपने, क्या सीखा आपने, ये बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। अरे भैया जो इनसाइड है ना आपके स्फीयर के अंदर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी लिख लूँ क्या मैं, लिख लीजिए ना सर, लिख लीजिए ना सर। चलो तो ये कितना आ जाएगा, रो इंटू स्मॉल r अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आया सर। जब इतने आपने फॉर्मूलों को Q के टर्म्स में बदला है तो उसको भी Q एनक्लोज के टर्म में बदल दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि बताओ कितना, इसको आप Q के टर्म्स में कैसे चेंज कर सकते हो, इस फॉर्मूले को Q के टर्म्स में कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैंने बोला ये जो रो है, इस रो को क्या मैं Q के टर्म्स में लिख सकता हूँ, है सर, क्या बोल रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है E in इज इक्वल्स टू रो इंटू स्मॉल r अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये Q के टर्म्स में चाहिए ना, अरे कैसे, जैसे आपने अभी E आउट का फॉर्मूला निकाला था तो वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था। तो हमको कुछ ऐसा Q के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए ना E का, तो यहाँ भी आप Q के टर्म्स में लेकर आओ फॉर्मूला E का। मैं कहा अच्छा ठीक है ऐसा बोलना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो मैंने बोला सुनो ना सुन लो ना, टोटल चार्ज मैंने बोला कि मान लो Q छोड़ा गया किस पे, इस पूरे सॉलिड स्फीयर पर जो टोटल चार्ज दिया गया है वो कितना है, Q है मान लो, है ना, ओके ठीक है। तो ये रो की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगी, क्या पूरे वॉल्यूम पर है ना, ये टोटल Q चार्ज किस पर, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4/3 पाई R क्यूब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रो की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो E in इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू आपने रखी Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू R अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये 3 घूमकर ऊपर चला जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख लेते हैं हम, तो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको मैं काटता जा रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया मैंने, नहीं काटता नहीं तो आप बोलोगे सर काट क्यों दिया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख लिया है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा कैपिटल R का क्यूब इंटू स्मॉल r। सही किया क्या मैंने, देखो 4 पाई R क्यूब, ये हो गया R, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप देख सक रहे हो, अच्छा देखोगे अगर तो इसमें भी आपको समझ में आएगा इसमें भी आपको समझ में आएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ये देखो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो इसको सोन पापड़ी के डब्बे में डाल दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि आप ही ने बोला था कि हमको क्यू के टर्म्स में देखना है। लो भाई क्यू के टर्म्स में देख लिया, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का क्यूब इंटू स्मॉल r, सब कुछ कांस्टेंट है, स्मॉल r क्या है, वेरिएबल है, तो आप बोलोगे E इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, E इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यहां से भी आपने निकाल कर बता दिया। अब क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये देखो सारे केसेस के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना बता दिया है। फटाफट ग्राफ की तरफ बढ़ें, क्या खत्म करें फिर इसको? हाँ सर ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इसको। चलो क्लियर करता हूं, आ जाओ। ग्राफ, चलो जिराफ, अब हम बनाएंगे क्या, जिराफ। ये है ए और ये है ए, ये है ए और ये है ए, ये है ए वाई एक्सेस और ये है ए एक्स एक्स। आर एक्स एक्सेस लिखना ज़रूरी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ऐसा बोल देता हूँ, है ना। अगर मैंने वाई और एक्स लिख लिया तो माफ़ कर देना मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, आ जाओ। हमेशा की तरह वही स्फीयर बनाऊंगा मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, जाने दूंगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ये स्फीयर बना दिया। अब यहाँ पर एक नई चीज़ हो चुकी है, अब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर जीरो नहीं है, क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये देखो यहाँ मैं बोल सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये कब की बात है, ये बात है इनसाइड द स्फीयर की, ये बात है इनसाइड द स्फीयर की, ठीक है ना। चलो यहाँ पर जाएगा, उसके बाद आउटसाइड जैसे ही आप निकलोगे, आउटसाइड आप जैसे ही निकलोगे आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात हो गई किसकी, आउटसाइड की, है ना। ये इनसाइड है भाई और ये आउटसाइड है, और ये आउटसाइड। दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, पक्का ना। अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, जैसा आपने निकलवाया वैसा ही तो प्लॉट कर दिया, कुछ नया थोड़ी ना है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर आपको फील्ड क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। अरे वैल्यू पुट करके देख लेना यार, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल जाएगी। खत्म बात, क्लियर 100%? हाँ सर 100%। चलो भाई, तो ये ग्राफ भी मैंने आपको प्लॉट करवा दिया है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लियर, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब इस लेक्चर में देखो मैं आपको क्या कर सकता था, एक चीज़ और पढ़ा सकता था, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ अलग से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाएगा, है ना। उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 2014 में जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसका एक वीडियो आपको दे दूंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये मैपिंग चले कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो डेरिवेशन आपने की है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। लास्ट तक जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा उनको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी तक, उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है। और उसको अप्लाई करने के लिए कौन मदद करेगा आपकी, मैं ही मदद करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपका लास्ट लेक्चर है, और इसी के साथ ये चैप्टर मैं क्या करता हूं, खत्म करता हूं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का, यहाँ पर खत्म हो गया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। YouTube पर जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल है वो यहाँ पर हमने आपको और अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल करा दिया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कंटेंट, चाहे CBSE हिंदी मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, यूपी बोर्ड हो, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यूट्यूब में फिर भी चलो मान लेते हैं आप जाते हैं तो इधर उधर कोई कैटरीना कैफ का गाना देखने को मिल गया तो आप देखने लग जाते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट, आपने क्लास 12 पे क्लिक किया, आपको क्लास
12th की फिजिक्स का लेक्चर मिला। केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा उसकी बात करूंगा। आप जैसे ही फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो फिजिक्स के मेरे पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन चैप्टर्स में जितने भी लेक्चर हैं सब प्रॉपर्ली क्या कर दिए गए हैं, अरेंज कर दिए गए हैं आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, पानी की बोतल, कॉपी, पेन और दिमाग लेकर बैठना है और लेक्चर स्टार्ट कर देना है। एक के बाद एक लेक्चर चलते जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे बदले में कोई कोड वर्ड लगाने को नहीं बोलते कि 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, ये होगा वो होगा, नहीं। सिर्फ पढ़ाई कराते हैं और कुछ नहीं कराते, ठीक है ना। लेकिन बदले में हम भी आपसे चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सपोर्ट दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते जाएं। वो प्यार, वो सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके आपकी तरह हमारे वीडियोस को फैला के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल के फैकल्टीज़ को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है मैग्नेट ब्रेन्स, जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।